नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल के बहुत ही मशहूर उपन्यास 1984 के बारे में। जी। हमारे पास इसका एक सारांश है और एक समीक्षा भी है, तो हम इन्हीं को आधार बनाकर देखेंगे कि इनमें क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल, देखते हैं। तो चलिए इन स्रोतों के हिसाब से इस किताब की दुनिया में थोड़ा उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि 1949 में छपी थी ये किताब, पर आज भी इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है। हाँ, ये सवाल तो है। और खासकर वो बातें जो समीक्षा में उठाई गई हैं उन पर भी गौर करेंगे। जी। तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक जानकारी से जो सारांश में दी है। किताब आई 1949 में। जॉनर है डायस्टोपियन, मतलब एक ऐसा भविष्य जहां समाज बहुत बिगड़ा हुआ है, दमनकारी है। हाँ, एक तरह का बुरा सपना समझ लीजिए। बिल्कुल। कहानी सेट है भविष्य के एक काल्पनिक राज्य ओशिनिया में, जो कि एक सर्वसत्तावादी राज्य है, मतलब सरकार का पूरा कंट्रोल है। हाँ, और ये कंट्रोल जैसा कि सारांश में लिखा है वो बहुत ही भयानक किस्म का है। एक पार्टी है जो राज करती है और उसका मुखिया है बिग ब्रदर, एक रहस्यमयी फिगर जिसे किसी ने देखा नहीं है। अच्छा। और जो हमारा मुख्य किरदार है विंस्टन स्मिथ, वो इसी घुटन वाले माहौल में मतलब एक छोटी सी सरकारी नौकरी करता है। और समीक्षा में जो बात सबसे डरावनी लगती है वो है ये लगातार निगरानी और विचारों पर पहरा। जी। यहाँ तक कि आप आजादी से सोचें तो वो भी जुर्म है। थॉट क्राइम कहा गया है उसे किताब में। हाँ, विचार अपराध। और देखिए, दोनों स्रोत सारांश और समीक्षा इसी बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ निगरानी नहीं है, ये उससे कहीं गहरा है। कैसे सत्ता विचारों को कंट्रोल करती है, कैसे वो इतिहास को बदल देती है अपनी मर्जी से। हाँ। और सच को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है। तो असल में ये व्यक्ति की आजादी और सरकार की जो बेलगाम ताकत है उसके बीच का टकराव है। कहानी में फिर विंस्टन वो अंदर ही अंदर तो इस सिस्टम से नफरत करता है जी। और वो चुपके से विद्रोह की तरफ बढ़ता है। सारांश में उसके जूलिया के साथ रिश्ते का भी जिक्र है और वो सच की तलाश में निकलता है, पर अंत तो बहुत निराशाजनक है। हाँ, वो तो है। समीक्षा इस बारे में कुछ कहती है कि ऑरवेल ने इतना नाउम्मीद अंत क्यों चुना होगा। समीक्षा इशारा करती है कि ये शायद जानबूझकर किया गया है, मतलब ये दिखाने के लिए कि ऐसी जो टोटलिटेरियन सर्वसत्तावादी ताकत होती है ना, हाँ। उसके सामने एक अकेला इंसान, उसका टिक पाना लगभग नामुमकिन है। सरकार की वो जो निर्मम मशीनरी है वो विंस्टन और उसके विद्रोह दोनों को कुचल देती है। तो ये अंत पाठक को बेचैन कर देता है। बिल्कुल, और सोचने पर मजबूर करता है कि भाई ये सत्य और स्वतंत्रता का असल मतलब क्या है, खासकर तब जब सत्ता ही उसे मिटाने पर तुल जाए। और शायद इसीलिए ये किताब इतनी यादगार भी बन गई है ना। हाँ, कह सकते हैं। इसने हमें ये शब्द दिए, बिग ब्रदर, थॉट क्राइम और वो डबल थिंक। हाँ, मतलब एक ही समय में दो एकदम उल्टी बातों पर यकीन कर लेना। ये शब्द तो जैसा समीक्षा में भी लिखा है आज आम भाषा का हिस्सा बन गया है। निश्चित रूप से। और यहाँ समीक्षा एक बहुत बहुत जरूरी बात उठाती है। क्या? कि आज का जो दौर है जहाँ टेक्नोलॉजी है, निगरानी है, सूचनाओं का प्रचार प्रसार, प्रोपेगेंडा कितना आसान हो गया है। ऐसे में इस उपन्यास की चेतावनी और भी ज्यादा मायने रखती है। ये तानाशाही के खतरों के खिलाफ एक ऐसी आवाज है जो समय के साथ कमजोर नहीं पड़ी। आपके दी गई समीक्षा इसे क्लासिक जिसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए कहती है। जी। ये एक ऐसे भविष्य का बहुत ही डरावना चित्र खींचती है जहां इंसान के ख्याल तक सुरक्षित नहीं है। हाँ। समीक्षा के ही शब्दों में कहूं तो ये सोचने पर मजबूर करने वाला, बहुत तीव्र और गहरा परेशान करने वाला अनुभव है। वास्तव में स्रोत इसे एक ऐसी चेतावनी की तरह देखते हैं जो आज भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे सत्ता न सिर्फ आजादी छीन सकती है बल्कि वो सच की परिभाषा ही बदल सकती है, और उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। समीक्षा खास तौर पे इशारा करती है ना कि कैसे आज गलत सूचनाओं का इस्तेमाल, हाँ बिल्कुल, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक वैसे जैसे ओशियानिया का सत्य मंत्रालय करता था, हाँ। जो असल में झूठ फैलाता था। तो इन स्रोतों को देखने के बाद ये तो साफ है कि 1984 सिर्फ एक भविष्य की डरावनी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सत्ता, निगरानी और विचारों पर नियंत्रण के जो जटिल मुद्दे हैं उन पर एक बहुत गहरी और हमेशा प्रासंगिक रहने वाली टिप्पणी है, जैसा कि ये दोनों दस्तावेज बताते हैं। हाँ, सही कहा। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मेरे मन में आया। बताइए। वो जो डबल थिंक की बात ऑरवेल ने की थी,
दो विरोधी बातों को एक साथ मानना। हाँ, क्या आज हम सूचनाओं के इस पूरे समंदर में, जहां हर तरफ से जानकारी आ रही है, कहीं अनजाने में ही सही, हम भी तो वैसी ही परस्पर विरोधी बातों को एक साथ सच नहीं मान रहे हैं? हाँ, सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है।